हेलो एवरीवन, लूशन टेरा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी डीएसएसबी एग्ज़ाम को लेकर रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में 10th लेवल और 12th लेवल यानी कि एलडीसी और एमटीएस यानी दास ग्रेड 4 और एमटीएस की जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको लेकर क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए रीजनिंग को लेकर, वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और आपके चैप्टर वाइज वेटेज, मतलब किस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है? आपको सबसे पहले पढ़ना है ये, यहाँ जो मैंने लिखे हुए हैं 4 पॉइंट्स, ये स्क्वायर पढ़ने हैं। पढ़ना नहीं है, आपको याद करना है। पढ़ना नहीं है, आपको याद होनी चाहिए कंठस्थ। स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए 1 से 50 तक, क्यूब आपको याद होनी चाहिए 1 से 25 तक, जो प्लेस वैल्यू है अल्फ़ाबेट की वो याद होनी चाहिए आपको ए से लेके जेड तक। यानी कि यदि मैं आपसे प्लेस वैल्यू पूछूं कि आई की प्लेस वैल्यू बताओ तो आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। मैं पूछूं आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। मैं पूछूं वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है। अगर मैं पूछूं ओ की प्लेस वैल्यू क्या है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है। तो इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। मैं पूछूं वाई की प्लेस वैल्यू क्या है, वाई की प्लेस वैल्यू 25 है। मैं पूछूं क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो, आप ट्रिक के चक्कर में मत पढ़ना। कुछ लोग बताते हैं ई जो टी याद कर लो, ये याद कर लो, वो याद कर लो। तो ऐसी चीज़ों के चक्कर में पढ़ोगे तो फंस जाओगे। इनफैक्ट जो चीज़ें आपको याद होती है ना, वो भी आप एग्जाम हॉल के प्रेशर में थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो। कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट होने लग जाता है। जो चीज़ें आप पढ़ के गए हो, बहुत बार करके गए हो, उनमें भी आपको डाउट होता है। तो आपको क्या लगता है कि आप ये फालतू के ट्रिक पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीज़ें याद नहीं होगी। इतना समझ आया? और लास्ट में आपको बोर्ड मास रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मैंने टीसीएस का पेपर अभी देखा है, अभी के जो सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन ये बोर्ड मास रूल से देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब जो है पेपर काफ़ी लेंदी बनाया जा रहा है और उसके अंदर मैथमेटिक्स को भी रीजनिंग के अंदर डाला जा रहा है। तो एज वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के अंदर। और ये जो बोर्ड मास के रूल्स मैं बता रहा हूँ, इसके आपको क्वेश्चन भी लगभग 4 से 5 देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाइए। तो चलिए अब मैं आगे की चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। ये रहा आपका सिलेबस, रीजनिंग का ये सिलेबस है। कुछ बच्चों को पता नहीं था तो मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि मैंने आपको बताया बोर्ड मास के अंदर आता है, वो बोर्ड मास रूल यहाँ पे लगता है। सिंप्लीफिकेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन एंड नॉर्मल ब्लड रिलेशन। देखो डीएसएसबी क्या पूछती है, वैसे एसएससी के अंदर नॉर्मल ब्लड रिलेशन अधिक पूछा जाता है और कोडेड भी पूछ लेते हैं, लेकिन डीएसएसबी के अंदर आपको कोडेड हमेशा पूछा जाएगा। हमेशा एक क्वेश्चन कोडेड से आएगा। इनइक्वालिटी, नॉर्मल इनइक्वालिटी और कोडेड इनइक्वालिटी। देखो कोडेड इनइक्वालिटी क्या है कि कभी पूछ लिया कभी नहीं पूछा, उनकी मर्जी है। लेकिन नॉर्मल इनइक्वालिटी आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोडेड भी लिख दिया। आप कोडेड भी पढ़ के जाइए। फिगर बेस्ड क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है? फिगर बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको आते हैं कंपाइलेशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, फिगर एनालॉजी, यानी कि एक फिगर को देख करके दूसरे फिगर में कुछ चेंज किया, फिर अगला फिगर दे दिया, अब आपको बोल रहे हैं कि उस फिगर को देख करके आप चेंज करके दिखाओ। तो वो हो गया फिगर एनालॉजी। इमेज फॉर्मेशन, आपको बहुत सारी फिगर दे दी कटी पिटी, अब उसको मिला करके आप एक फिगर बनाओ, वैसे क्वेश्चन। काउंटिंग ऑफ फिगर्स और वेन डायग्राम। अब यहाँ पे ये टॉपिक लिखे गए हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मिरर इमेज, वाटर इमेज और शेडो इमेज। देखो शेडो इमेज जो है बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन डीएसएसबी इसको हर एक बार पूछती है। तो आपको शेडो इमेज भूलना नहीं है। शेडो इमेज इसलिए मैंने रेड कलर में यहाँ पे लिख दिया है कि आपको शेडो इमेज को आप नज़रअंदाज ना करें, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। आगे है एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, डाइज, क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूबॉइड से भी क्वेश्चन आते हैं और क्यूब से भी क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट क्यूबॉइड से मैंने कम क्वेश्चन देखे, लेकिन क्यूब से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप क्यूब को भी पढ़ के जाइए। डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, सिलोगिज्म, रैंकिंग एंड ऑर्डर, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन रीजन, डिक्शनरी एंड वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन। अब आप कहेंगे ये क्या पूछ लिया मेरे से? अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड दे देते हैं आपको, ठीक है, मतलब कैरेक्टर दे देंगे ऐसे, ये और इस पे नंबर लिख देंगे ऊपर। इस पे नंबर लिख देंगे 1, इस पे नंबर लिख देंगे 2, इस पे 3। अब पूछेंगे कि आपको 4 ऑप्शन देंगे कि 2, 3, 1 करके बताओ इनमें से कौन सा एक मतलब मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है, ऐसे करके जो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है मैं आगे बताऊंगा आपको। ये तो मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस बता दिया कि डीएसएसबी का सिलेबस क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो पहले जब आप स्टार्ट करें रीजनिंग को जब आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो आपको पढ़ना क्या है? आपको सबसे पहले पढ़ना है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, फिर पढ़ना है नंबर सीरीज़, फिर पढ़ना है मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। यानी कि ये जो सीरीज़ मैंने लिखी हुई है जैसे लिखी है आपको वैसे ही पढ़नी है, ठीक है। कोडेड ब्लड रिलेशन एंड नॉर्मल ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी एंड नॉर्मल इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं ये सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ही आते हैं। तो ये जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है आपको इन सबको एक ही में पढ़ना है। कुछ लोग वाटर इमेज, मिरर इमेज ये अलग पढ़ाते हैं, फिर वेन डायग्राम ये सारी चीज़ें अलग पढ़ाते हैं, लेकिन आपको ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ही आते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया, तो आपको एक साथ ही पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपको डायरेक्शन पढ़ना है। डायरेक्शन से हर पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इन चीज़ों को हाथ लगाना है, जैसे रैंकिंग एंड ऑर्डर, सीटिंग अरेंजमेंट पजल, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्सन रीजन, डाइज, क्लॉक एंड कैलेंडर। देखो कभी कभी क्या होता है, क्लॉक से क्वेश्चन पूछ लिया नहीं पूछा, कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा। तो ये जो चीज़ें हैं कभी पूछ ली जाती है, कभी नहीं पूछी जाती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम है। ठीक है, आ भी गया नहीं भी आया, और ये सब चीज़ें तो पूछी जाएंगी ही। यहाँ जो मैंने ऊपर लिखे हैं, तो आपको पहले ये वाले ख़त्म करने हैं, उसके बाद यहाँ पे आना है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। और आपका एग्ज़ाम लगभग ये मान के चलो कि 75 से 100 दिन ही है आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इलेक्शन होने वाला है, आचार संहिता लग जाएगी, तो आपको इतना भी पता नहीं है कि अगर आचार संहिता लग जाती है तो आचार संहिता लगने के बाद एग्ज़ाम हो सकता है। एग्ज़ाम का जो ज्वाइनिंग है वो नहीं दिया जाता। आचार संहिता में ना तो नई वैकेंसी निकाली जाती है, ना ही नई ज्वाइनिंग दी जाती है, लेकिन एग्ज़ाम हो सकता है, बस ज्वाइनिंग नहीं दी जाती और न्यू वैकेंसी नहीं निकाली जाती। चलिए अब आगे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ऑड वन आउट, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, इसको मिला करके लगभग आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं इससे 15 क्वेश्चन। इम्बेडेड फिगर, फिगर सीरीज़, काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इससे भी 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, सिलोगिज्म एंड स्टेटमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन, मिरर इमेज, वाटर इमेज और शैडो से 1 से 2 क्वेश्चन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से लगभग 5 क्वेश्चन, डाइस से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन, क्लॉक एंड कैलेंडर से कभी पूछ लिया कभी नहीं पूछा, कोर्स ऑफ एक्शन एंड असर्सन रीजन का भी कुछ यही हाल है कि कभी पूछ लिया जाता है कभी नहीं पूछा जाता है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, आप इसी सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ें, उसके बाद आपको ये पढ़ना है। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो डीएसएसबी के अंदर क्या होता है कि जो रीजनिंग का पार्ट होता है वो थोड़ा बैंकिंग लेवल का होता है। देखो पूरा तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पजल पूछ लिया, सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया, ये चीज़ें एसएससी में बहुत कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ें टाइम टेकिंग है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। एसएससी के अंदर जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करके गया है वो मैक्सिमम 16 से 17 मिनट में ख़त्म कर देते हैं रीजनिंग को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 25 मिनट लग ही जाएंगे, 25 से 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। यदि आप 20 से 22 मिनट में बाकी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप इन पे आना। पहले आपको इन चीज़ों को नहीं सॉल्व करना है। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्सन रीजन, डिफिकल्ट फिगर बेस्ड क्वेश्चन और वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, इनको पहले सॉल्व ही नहीं करना है। ये जैसे आए आप स्किप कर देना, ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। अब मान लो आप सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने गए, ठीक है, आपको क्या होता है सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आपको स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट को कॉपी पे लिखना होता है और उसी को देखते हुए आपको एक फिगर क्रिएट करनी होती है, ठीक है, उसी के बिहाफ पे आपको एक इमेज क्रिएट करनी होती है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब मान लो जो स्टेटमेंट दिया है वो आपने लिखा, आपने फिगर बनाई, फिर आपको पता लगा कि ये फिगर मेरे से गलत बन गई, तो अब क्या होगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा और इसके आने हैं एक क्वेश्चन। मतलब वैसे तो सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पजल के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या होगा कि एक स्टेटमेंट के एक ही क्वेश्चन होंगे। जैसे मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट का एक बड़ा सा आपको स्टेटमेंट दे दिया, उससे एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अब उस स्टेटमेंट को पढ़ने में आप लगाओगे 4 से 5 मिनट और सॉल्व कितने होंगे, एक ही क्वेश्चन। और 4 से 5 मिनट में आप जीके या फिर हिंदी के कितने क्वेश्चन कर लोगे, आराम से 10 क्वेश्चन कर लोगे। तो यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको लास्ट में अटैम्प्ट करना है, मतलब रीजनिंग वाले सेक्शन में ही रहना है, लेकिन रीजनिंग वाले सेक्शन के अंदर आपको सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करना है। यदि आपके वो सारे क्वेश्चन जो मैंने इसको छोड़ के जो बाकी क्वेश्चन है वो यदि आपसे 20 से 22 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाते हैं, जब भी इसको अटैम्प्ट करना है। यदि उन्हीं को सॉल्व करने में आप 25 मिनट से ज़्यादा लग गए तो आपको इनको हाथ भी नहीं लगाना है। समझ गए ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको इन सब का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको मिसिंग नंबर के ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये वाली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कोडेड ब्लड रिलेशन, एक मिरर बेस्ड जो एक इमेज देखते हैं, जो फोटो में देखते हैं कि इस फोटो को देखते हुए उसने ये बोला उसने ये बोला, और एक डायरेक्ट होता है कि ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है। ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे जाते हैं। ये जैसे मैंने बताया कि कोडेड ब्लड रिलेशन ये ऐसा होता है,
यानी कि ये प्लस का मतलब होता है ए बी की बहन है, ये ऐसे करके। और आपको जब ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप ये देख लेना कि ये जैसे ए बी की बहन है, ए बी का भाई है, अब यहाँ पे देखो ये चेंज कर दिया, ए बी ए की बेटी है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाना। जब आप कोडेड ब्लड रिलेशन करो तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, जब भी आपके कोडेड ब्लड रिलेशन 100% सही होंगे। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छा कोडेड ब्लड रिलेशन है, ए बी की बहन है, तो बाकी सारा सब कुछ सेम ही होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फिर वो ये वाली स्टेटमेंट नहीं देखते हैं तो उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सॉल्व, उनके आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो समझ गए क्या करना है आपको, कैसे पढ़ना है। अब ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, ये रहा सिलोगिज्म का क्वेश्चन, और ये वोके बेस्ड क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया था वोके बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ें दी गई हैं, ये आपको मैंने जैसा बताया कि यहाँ पे आपको कुछ लेटर लिखे होंगे, उसके नीचे नंबर लिखा होगा, और उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेंज करके बोलेगा कि एक सार्थक शब्द बनेगा, आप बताओ इनमें से कौन सा, जो 4 ऑप्शन है उनमें से सार्थक शब्द बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि DSSB स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन और असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं पूछती। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसको देख भी सकते हैं। ये DSSB का पेपर है, असर्शन रीजन के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कथन और कार्रवाई यानी कि ये भी कोर्स ऑफ एक्शन का ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो है वो सिलोगिज्म के जैसा ही होता है, एक बार आप देख लीजिए। अब क्या है कि कुछ बच्चे बहुत दिनों से टाइपिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं कि टाइपिंग के अंदर हिंदी करनी है, इंग्लिश करनी है, दोनों करनी है या दोनों नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए अब मैं वो चीज़ें आपको जो आपका डाउट है वो क्लियर करता हूँ। देखो ये DSSB का ही अभी नोटिफिकेशन था जिसके अंदर वो दास ग्रेड 2 की वैकेंसी, दास ग्रेड 4 की वैकेंसी निकली थी, और जिसमें बोला गया था कि आपको जो टाइपिंग है वो इंग्लिश के अंदर 35 होनी चाहिए या तो हिंदी के अंदर 30 होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप कैसे क्लियर करेंगे कि आपको दोनों में मांगी है या एक में मांगी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और इसको देखना, और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें देखो, प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग हैविंग एट लीस्ट अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग। यहाँ पे क्या था और, यहाँ पे क्या है एंड। देखो जब और हो तो इसका मतलब होता है या तो ये या तो वो, या तो आप इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट टाइप कर लो या तो आप हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइप कर लो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड तो करनी है, साथ में 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग भी करनी है, यानी कि ये भी होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड भी होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की, और 40 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग भी होनी चाहिए, यानी दोनों होनी चाहिए। अब समझ में आया कि आपको किस में टाइपिंग करना है, किस में टाइपिंग नहीं करना है। जहाँ पे एंड लिखा है तो दोनों चीज़ों में करना है, जहाँ और लिखा है दोनों में से एक चीज़ों में करना है, या तो आप हिंदी में कर लो या तो आप इंग्लिश में कर लो। मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपके डाउट्स हैं मैं उनको सॉल्व करने में समर्थ रहा, और जो भी आपकी जो रीजनिंग को लेकर स्ट्रेटजी थी वो भी मैंने आपको बताया। जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आप रीजनिंग में फुल में से फुल मार्क्स लेकर के आएंगे। इनफैक्ट एक दो क्वेश्चन देखो अटपटे होते हैं, वो मैं मान सकता हूँ कि एक दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन 35 में से आप 33, 34 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो थी ये आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटजी थी, और इससे पहले मैंने मैथ और जो जीके है उसकी स्ट्रेटजी डिस्कस कर दी है। यदि आपने नहीं देखा है तो उनको जाके देखिए, और ये सारी स्ट्रेटजी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए बनाई है। अब आपकी रह गई इंग्लिश और कंप्यूटर की स्ट्रेटजी, जो कि आने वाले एक वीक में मैं पेपर को एनालाइज करके तैयार कर दूंगा। मैं आशा करता हूं कि जो भी आपके डाउट्स थे मैं उसको सॉल्व करने में समर्थ रहा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।